नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने किया, इस लेसन को कंप्लीट किया, आम्ल क्षार लवण। तो अब हम उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो पहले ऑप्शन क्वेश्चन इसकी कुछ हैं, चार पाँच क्वेश्चन करीब ऑप्शन में हैं, तो उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन और देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ध्यान से सुनेंगे, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संबंध, देखो पीएच बोल रहा है वो क्षार के लिए, क्षार, क्योंकि क्षार ही होते हैं जो लाल को नीला करते हैं। तो पीएच कितना हो जाएगा, क्षार वाले का 1 हो नहीं सकता है, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, कितना होगा 10। ठीक है, तो ये अंदर ध्यान रखना। इसके बाद क्या है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। विलयन में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, अंडे के पिसे हुए में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और HCl से क्रिया करेगा। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो इससे क्या बन जाएगा, ये हो गया धातु लवण और ये हो गया HCl, तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। साथ में आपकी बनेगी CO2 गैस और H2। तो क्या बन जाएगा, CO2 गैस निकलेगी यहाँ पर। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, जो HCl से क्रिया करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है और CO2 चूने के पानी को कैसा कर देती है, दूधिया कर देती है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml विलयन, ध्यान से सुनेंगे, HCl के 8 ml विलयन को पूर्णतः उदासीन कर देता। NaOH की कितनी वैल्यू 10 ml है, HCl की कितनी वैल्यू को उदासीन कर रहा है 8 ml। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इस उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की आवश्यकता होगी। देखिए जस्ट डबल वैल्यू है, यहाँ NaOH कितना था 10 ml, आगे NaOH कितना है 20 ml, यहाँ HCl कितना था 8, तो अब कितना हो जाएगा 16 ml आंसर। ठीक है, आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है आपका, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाए। अपच मतलब यानी कि जब खट्टी डकारें आने लगती हैं तो अपच का उपचार करने के लिए बताया था, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है यानी कि एंटासिड होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इसके ऑप्शन और दिए हुए हैं, इसके ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए एंटीबायोटिक, यानी कि जो एंटीबायोटिक क्या होती है, जो मतलब फीवर के बाद में एक टैबलेट होती है एंटीबायोटिक, उसको दिया जाता है। एंटीबायोटिक अलग होती है। एनर्जेसिक क्या होता है, पीड़ाहारी दर्द के लिए। एंटासिड, एंटासिड आपके किसके लिए होता है, एसिड, यही होता है आपका किसके लिए, पेट में जलन वगैरह मच रही है यानी कि अपच हो जाए। और एंटीसेप्टिक होते हैं, प्रतिरोधी। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ रिएक्शन है। निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो क्या कह रहा है, Zn, देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु की सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए H2SO4 लिखेगा, इसके बाद Zn करेगा। जिंक दान के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और क्या बन जाएगा ZnSO4। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सेम रिएक्शन है, मतलब अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। Zn एक है, यहाँ पर भी अच्छा कलर चेंज करके बता देते हैं आपको। देखो Zn यहाँ पर एक है, Zn यहाँ पर भी एक है, SO4 यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी SO4 एक है, H2 2 है, H2 2 है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है, आप रिएक्शन नोट कर सकते हो। ठीक है, देखकर। इसके बाद देखेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मैग्नीशियम पट्टी डालेंगे तो HCl क्या, देखो अब तनु के लिए तो नीचे तनु ही लिख सकते हो आप, ऐसा दिखा नहीं सकते कि पानी मिला दो। मैग्नीशियम की पट्टी डालो Mg, तो आपका बन जाएगा MgCl2 प्लस H2 गैस निकल जाएगी। अब क्या होगा, Cl यहाँ एक था, यहाँ 2 का, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ कर दो 2 का गुणा, बस रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब फिर बैक करते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करते हैं तो तनु सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहा है, एल्यूमिनियम। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4, एल्यूमिनियम के लिए क्या ये हो गया, तो क्या बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइज लवण बनेगा। ये कैसे बनेगा, तो फार्मूला आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, क्लास 10th बेसिक करके डले हुए हैं। Al2SO4 का होल थ्राइज, और गैस कौन सी निकल जाएगी, हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ SO4 कितना है 1, यहाँ कितने हैं 3, तो यहाँ क्या करो 3 का गुणा करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे
3 का गुणा। लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो एल्यूमिनियम के लिए हम अलग संख्या से गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम में कर देते 2 का गुणा। इसके बाद एल्यूमिनियम भी 2 हो गए, सल्फेट भी 3। अब हाइड्रोजन कितने रह गए, 2। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 6, तो यहाँ पर कर दो 3 का गुणा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब आप लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे, पहले इतना हिस्सा आप, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा पूरा लिखेंगे, इसके तीर के आगे ये वाला हिस्सा पूरा लिखेंगे आप, ये वाला पूरा साथ में, ठीक है। रिएक्शन तो लिखना आपको बता ही दिया, और लगभग ये रिएक्शन बताई भी होंगी आपको हमने, अब लेक्चर में देख सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, तो ये रिएक्शन, अब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया, मतलब लोहा के साथ, Fe के साथ, तो HCl प्लस Fe, तो आपको बन जाएगा FeCl3 प्लस H2 गैस, ठीक है। FeCl3 बना देगा, यहाँ Fe कितने हैं, 1, Cl कितने हैं, 3, तो यहाँ पहले सम संख्या कर लो, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, क्या 6 हो गया आपके Cl, तो 6 का गुणा यहाँ कर दो, तो 6 Cl हो गए। यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे हम, यहाँ पर कर देंगे 2 का गुणा, तो ये क्या होगा, Fe भी बराबर, अब हाइड्रोजन रहेगा यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ कर दो 3 का गुणा, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। तो ये तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम देखेंगे आगे एक क्वेश्चन। तो देखिए अब क्वेश्चन ये है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। देखो पीतल भी क्या है, धातु है, तांबा भी क्या है, धातु के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ। देखो दही एवं खट्टे पदार्थ में होगा क्या, एसिड। एसिड जब धातुओं से क्रिया करेगा, धातु से क्रिया कराएगा, तो इस तरीके के धातु से क्रिया करेगा तो बनाएगा विषैले धातु लवण, ठीक है। अगर आप उसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, विषैला हो जाएगा, जिस वजह से उसको खाना नहीं चाहिए, ठीक है। बस इसी वजह से नहीं रखते हैं। अगर आप इस तरीके के लिखना चाहे तो ये लिख सकते हो, दही एवं खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। यदि पीतल तांबे के बर्तन में दही खट्टे पदार्थ रख जाएंगे तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया करके विषैले धातु लवण बनाते हैं और हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है कोई धातु यौगिक के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट के उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित। तो देखो ये वाली रिएक्शन अभी पीछे बताई थी आपको, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन आएगी तो कौन सी गैस निकल रही, गैस का नाम पूछा गया है, तो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो अब देखेंगे HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, ध्यान से देखेंगे। यानी कि HCl और HN, जबकि अल्कोहल ग्लूकोज ऐसे यौगिक विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। तो देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, इन अम्ल की जगह कोई और नाम दे दे और इसकी जगह कोई और नाम दे, तो सिंपल से समझना, जो अम्लीय विलयन में अभिलक्षण प्रदर्शित कर रहा है मतलब वो H आयन देते हैं, और जो प्रदर्शित नहीं कर रहा है वो H आयन नहीं देंगे। बस सिंपल सी इतनी सी बात है। तो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में क्या H आयन देते हैं, देखिए वही बात यहाँ लिखी हुई है, तथा अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल ग्लूकोज अपने जलीय विलयन में H आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए ये अम्लीयता के लक्षण भी अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब देखिए अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होकर आयन देते हैं, क्या देंगे, H+ और Cl-। इन्हीं आयन की वजह से ही क्या होता है कि अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में, देखो शुष्क कह रहा है तो शुष्क में क्या रहेगा, आप जितने भी अम्ल देखेंगे अम्ल के नीचे क्या लगाते हैं, AQ लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जल की अनुपस्थिति में यह आयनीकरण न कर पाने के कारण H आयन उत्पन्न नहीं कर पाती
और यह आर्द्र लिटमस पेपर का रंग बदल देती है। ठीक है।